नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आबा शिंदे और आप देख रहे हैं जेएनसी सिटी न्यूज। आज के संस्करण में हम जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना का व्यापार हो रहा है। ऐसी आशंका जन सामान्यों के मन में जरूर आ रही है और समाज भयभीत है, खासकर व्यापारी लोग और जो खुदरा व्यापारी लोग हैं कि ऐसी स्थिति में कहीं लॉकडाउन न लग जाए। तो दोस्तों, सविस्तर पूरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कोरोना की स्थिति है और क्या कोरोना का व्यापार हो रहा है। एक और महाराष्ट्र शासन और सरकार में सियासी घमासान शुरू है। मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह, इन्होंने एक जो पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री पर कुछ आरोप लगाए कि हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने की उनको आदेशित किया गया था। इस विषय को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया और हाँ, यकीनन सरकार भी मानती है कि इस मामले से सरकार की छवि कुछ मलिन हो गई है। तो सरकार अपनी छवि दुरुस्त करने में जुटी है और विपक्ष जो है वो सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। परमजीत सिंह को लेकर या गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर इस विषय में हम अलग संस्करण में विस्तार से बात करेंगे और इसलिए हम एक अलग एपिसोड करने वाले हैं। फिलहाल तो हम कोरोना के बारे में, जैसा मैंने बताया आपको कि एक और महाराष्ट्र सरकार में सियासी घमासान चालू है, दूसरी ओर आसमान से ओले बरस रहे हैं जिससे किसान का बहुत सारा नुकसान हो गया है। इसको लेकर ना तो हमें सरकार कोई गंभीर दिख रहा है, ना ही कोई विपक्ष उसके ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये होगी इस तरफ की ऐसी कोई नैसर्गिक आपत्ति लेकर। उसी के साथ साथ प्रशासन जो है वो कोरोना से जूझ रहा है, भरसक अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि कोरोना को काबू में लाया जाए। इसलिए लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है और कुछ तरीके से कुछ शहर में पार्शियली लॉकडाउन है, कुछ शहर में पूरा लॉकडाउन लग चुका है। तो इस ओर एक और प्रशासन अपनी ओर से पूरी भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे सामने आए कि जिससे ऐसा लग रहा है कि जो आरोग्य से लेकर, जो स्वास्थ्य से लेकर जो सुविधाएं या जो कोई यंत्रणा है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में रोज बरोज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ शहरों में हजारों में बढ़ रहे हैं, कुछ शहरों में सैकड़ों से बढ़ रहे हैं। औरंगाबाद की अगर हम बात करेंगे तो पिछले करीब सप्ताह भर से 1000 से ऊपर रोज नए पेशेंट निकल रहे हैं। तो इसका क्या वास्तव है, ये पेशेंट इतनी तादाद में क्यों निकल रहे हैं, इसका हमने थोड़ा सा ब्यौरा लिया तो कुछ बातें ऐसी भी सामने आई कि अस्पताल इसमें व्यापार कर रहा है। एक मामला सामने आया जो करमाड़ की एक हमारी बहन थी, हिंगोले नाम की। उनको बहुत 450 से ऊपर उनका शुगर काउंट था, BSL, और साथ ही साथ उनको कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे। तो उन्होंने जब मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहा तो मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल ने वहां पर बेड खाली नहीं है यह बताते हुए उनको एडमिशन देने से उनको मना कर दिया और उनसे कहा गया कि आप घर पर ही आपकी ट्रीटमेंट करीजिए और आप होम आइसोलेशन में रहिए। उन्होंने तो बताया कि मेरा घर छोटा है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में नहीं रह सकती हूँ, आपको मुझे एडमिट करवाना होगा। वो बहन दिन भर वहां मिन्नतें करती रही और अस्पताल यही कहता रहा कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। फिर जाकर वो बहन ने सांसद कराड़ साहब को, भागवत जी कराड़ साहब को फोन लगाया। कराड़ साहब ने भी अस्पताल से कहा, मैनेजमेंट से कहा कि इनको अब दाखिल करवा लीजिए, लेकिन अस्पताल ने भागवत कराड़ जी को भी वही बताया कि हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है। आखिरकार उस महिला को दाखिल कराया गया और वहां पे जो वास्तव सामने आया, वो महिला ने अपने ही मोबाइल में शूट करके सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया, जबकि उस अस्पताल में
सैकड़ों बेड खाली थे। इस विषय को लेकर मीडिया ने भी इसमें जो है तो पहल की। दिव्य मराठी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दिव्य मराठी ने यह विषय को आगे बढ़ाया और अपने इधर उनको अपने अखबार में उनको प्रसिद्धि दी। उसके बाद में सरकारी यंत्रणा भी हिली और जब वहां जाकर देखा, महसूल कमिश्नर केंद्रेकर साहब ने भी जब विजिट की तो सरकारी अस्पताल में ऐसे हालात दिखे कि 268 पेशेंट जिनकी ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन लेवल 99% थी और ना ही उनको कोई सिम्टम थे, ऐसे लोगों ने 268 बेड वहां पे अस्पताल में उनके लिए एंगेज कराए गए थे। साथ ही साथ वो अपने घर वालों के साथ गपशप कर रहे थे, मानो कोरोना सेंटर नहीं कोई एक फैमिली गेट टुगेदर का सेंटर बन चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने के लिए सुन लेते हैं कि वो बहन जी ने क्या कहा, इंगोले बहन ने, और उनके साथ क्या हादसा हुआ, क्या वाकया उनके साथ हुआ, क्या अनुभव उनको आया, ये बताइए। नमस्कार, माझं नाव राधा इंगळे आहे। मी चिकलठाण्याला राहते। माझी शुगर 550 झाली। मी 550 शुगर झाली तर मला कोविडची टेस्ट करायची सांगितली। माझी टेस्ट पॉझिटिव्ह आली। मला श्वाससुद्धा घेतला जात नव्हता। तर मला इथे मेंट्रल हॉस्पिटल एअरपोर्टच्या समोरचं तिथे ॲडमिट व्हायचं सांगितलं। मी तिथं आले आणि संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून तिथे बसलेली होते सिटी स्कॅनचा रिपोर्ट घेऊन की माझा स्कोर 4 आला आहे आणि मला खूप शुगर आहे, माझ्या छातीत खूप दुखतंय, मला ॲडमिट करून घ्या। तर ते लोक मला म्हणे एकही बेड खाली नाही आहे, तुम्ही होम क्वारंटाईन व्हा आणि घरातच हे करा। तर मी म्हटलं माझं घर खूप छोटं आहे, माझे लहान लहान लेकरं आहे, मी घरात कशी क्वारंटाईन होऊ, मला तुम्ही इथे ॲडमिट करून घ्या। तर ते मला म्हटले एकही बेड खाली नाही आहे। तर मी त्यांना इतके हातपाय जोडले, इतकं म्हणजे खूप रिक्वेस्ट केली, विनंती केली की मला ॲडमिट करून घ्या। तसं शेवटी 9:30, 10, पावणे 11 वाजले। तर मला नाइलाज असतं माझे सर भागवतजी कराड राज्यसभेचे खासदार यांना फोन लावावा लागला। मी त्यांना फोन लावला आणि म्हटलं सर माझी शुगर अशी आहे आणि मला श्वाससुद्धा घेता जाऊ नाही लागला, छातीत दुखतंय, तर मला हे लोक ॲडमिट करून घेत नाही। तर त्यांनी मला म्हटलं ठीक आहे मी त्यांना बोलतो। तर त्या वैशाली मॅडमला सरांनी फोन केला आणि बोलले का त्यांना ॲडमिट करून घ्या, तिची शुगर खूप वाढलेली आहे, तिला ॲडमिट करून घ्या। तर त्या मॅडम सरांना बोलल्या का ॲडमिट करायला एकही बेड खाली नाही आहे आणि त्यांना होम क्वारंटाईन करा। तर सर त्यांना म्हटले मी डॉक्टर आहे आणि तिला शुगर असल्यामुळं, तिचं छोटं घर असल्यामुळं ती घरात राहू शकत नाही, तिला तुम्ही हे करा, तिला तुम्ही ॲडमिट करून घ्या। तर ते मला म्हटले नाही इथे एकही बेड खाली नाही आहे। तर तरी पण सरांच्या रिक्वेस्टवरून त्यांनी मला ॲडमिशन दिलं आणि ॲडमिट करून घेतलं। तर मी वरती आले। वरती आल्याच्या नंतर तुम्हीच बघा, तुमच्या स्वतःच्या डोळ्यांनी बघा हे कसं खाली आहे, सगळे कॉट खाली आहे। हे भ्रष्ट डॉक्टर आणि भ्रष्ट सरकार पेशंटला 2-2, 3-3 तास बाहेर बसवतं। हे करायचं, रजिस्ट्रेशन करायचं, ते करायचं, असं करून पेशंट कंटाळून निघून जातात आणि करोनाचा संसर्ग वाढतोय त्याच्याचमुळे, याच लोकांमुळे। आणि हे गेल्याच्या नंतर हे लोक स्वतःच्या जीवाची काळजी घेत नाहीत पेशंट लोक, कारण की त्यांना जागाच नाही असं म्हटल्यावर ते तरी काय करणार आहे। तर हे लोक काय करतात, नंतर जागा नाही म्हणतात आणि आपल्या जवळच्या लोकांना आणि नातेवाईकांना VIP ट्रीटमेंट देतात आणि VIP ट्रीटमेंट दिल्याच्या नंतर आपल्या गरीब जनतेच्या जीवाशी खेळतात आणि म्हणतात इथं जागाच नाही आहे असं बोलून हे लोक जनतेशी खेळू लागलेत। या लोकांच्या विरोधात मी आज इथे पाऊल उचललं आहे। तरी तुम्ही सगळ्यांनी या लोकांच्या विरोधात कारवाई करावी, हा व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोचवावा, मीडियापर्यंत जावं अशी माझी इच्छा, अशी माझी विनंती आहे।
आणि जनतेला, गरीब जनतेला मदत करावी. नमस्कार. ये सब होने के बाद फिर प्रशासन को भी प्रशासन में भी बौखलाहट आई और वहां पे जब अस्पताल के प्रशासन और जिला प्रशासन ने, महापालिका प्रशासन ने इस विषय में जब उसमें दखल अंदाजी की तो फिर वहां पे सूचना दी गई. तो उन्होंने बताया कि जहां बेड खाली है वहां ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है. और वास्तविकता यह है कि जो पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको ऑक्सीजन के बेड दिए गए थे और जहां ऑक्सीजन नहीं है वो बेड खाली पड़े थे. इस विषय में अब पहल हो चुकी है और ये सब थोड़ा सा रेगुलर होता दिखता है. लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हमें हमारे आम जनता के मन में ये सवाल है कि ये क्यों हो रहा है. तो कहीं इसमें कोई कमर्शियल तो इसको कोई एंगल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, एक वाकया और आया, कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे है, इनके पास कई तकरारें आई कि प्राइवेट लैब में जो टेस्टिंग हो रहा है आरटीपीसीआर और स्वैब टेस्टिंग, इसके रिपोर्ट्स मैनेज हो रहे हैं. पेशेंट्स को जिस तरीके से चाहिए, आवश्यक है, उस तरीके रिपोर्ट दिए जा रहे हैं. और जब अस्तिक कुमार पांडे जी ने इसकी पहल की और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो इस आरोप में, इस तकरार में उनको तथ्य नजर आया और फिर कठोर भूमिका अस्तिक कुमार पांडे जी ने ली और औरंगाबाद शहर के पूरे प्राइवेट लैब अब कोरोना की टेस्ट करने के लिए बैन कर दिए गए हैं. साथ ही साथ जिन पेशेंट्स को कम सिम्टम्स है या कम तकलीफ है, ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए इन्होंने सहूलियत दी है. साथ ही साथ उनको घर पर ही इलाज उनका होगा. इलाज करने के लिए उनको इलाज के लिए सिर्फ 200 रुपया पर डे खर्चा आएगा. यदि डॉक्टर कोई चेक करने के लिए आता है तो डॉक्टर की फीस 300 रुपए तय की गई है. तो ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोगों का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है. हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ बंदे और डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स बोलो या और कोई डॉक्टर्स बोलो, इनकी कहीं सांठगांठ तो नहीं है कि निगेटिव होते हुए भी पेशेंट को पॉजिटिव बताना, फिर उनका जो तो मेडिक्लेम का पूरा उनको सेटल करके देना और उसमें से क्लेम लेके देना. तो प्रशासन को अभी जरूरी हो गया है कि इस विषय में भी उनको ध्यान देना पड़ेगा. साथ ही साथ दोस्तों, जब दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है तो हमारे मन में शंका हो रही है कि सही में इतने पेशेंट्स निकल रहे हैं या ये मैनेज रिपोर्ट वाले पेशेंट ज्यादा है. यदि ऐसा है तो ये बहुत गंभीर है, क्योंकि इस विषय को लेकर जो संख्या बढ़ती जा रही है, बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन 23 मार्च को 1391 पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए औरंगाबाद शहर और जिले में. यदि इनमें ये फेक अगर फिगर्स है तो ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये बढ़ती हुई संख्या देखकर एक आम आदमी, व्यापारी और खुदरा व्यापारी जिनका रोजमर्रा का बिजनेस है और रोज के बिजनेस पे, जैसा सब्जी वाला हो गया, चमार हो गया, कोई नाई हो गया, ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जो है, इनका चूल्हा जलता ही रोज के आमदनी से. और ये बढ़ती हुई संख्या को लेकर अब लोगों के मन में चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए. और बहुत सारे रूमर्स फैल रहे कि 26-27 तारीख से लॉकडाउन लग जाएगा. परभणी में 24 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक का कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है. बीड़ में भी 26 तारीख से लगने की बातें चल रही है. अभी प्रशासन से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है. ऐसे ही औरंगाबाद में भी अभी जोर शोर पे चर्चा है कि 26 तारीख की शाम से औरंगाबाद में लॉकडाउन लगने वाला है. दोस्तों, एक बात तो तय है, आज के तारीख तक प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है, ना ही कोई सूचना दी है. लेकिन हाँ, अब लॉकडाउन लगना हम नहीं सह सकते, क्योंकि सब अर्थव्यवस्था अब चरमरा गई है. पिछले साल के लॉकडाउन ने पूरी अर्थव्यवस्था की
कमर तोड़ दी, देश की भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और आम आदमी की भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तो लॉकडाउन ना लगे इसको लेकर जैसा हमने बताया कि अगर इसमें कोरोना का व्यापार होता होगा तो इस विषय को प्रशासन ने और शासन ने गंभीरता से लेना चाहिए। एक दूसरी बात, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आज हम देखते हैं तो इतनी कड़ी कार्रवाई होने के बावजूद, सख्ती बरतने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बगैर मास्क पहने घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में बहुत भीड़ हो रही है। ऐसे भीड़ में तो कोरोना का फैलाव रोकने से रहा, तो हमने भी भीड़ नहीं करना है, सैनिटाइजेशन का यूज करना है। प्रशासन ने, शासन ने बताया कि हर एक व्यापारी को, हर एक दुकानदार को उसके दुकान में थर्मामीटर रखना है, डिजिटल थर्मामीटर रखना है। थर्मामीटर तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है, हो नहीं रहा है इस्तेमाल। सैनिटाइजर की भी वही हालत है, सैनिटाइजर को भी हम इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन से बचना है तो हमें भी अपने को कुछ खबरदारी लेनी होगी, हमने भी कुछ एहतियात बरतने होंगे। यदि हम ये नहीं करेंगे और ऐसे ही अगर कोरोना फैलता गया तो यकीनन लॉकडाउन से हमको कोई नहीं बचा सकता। लॉकडाउन से बचाने के लिए, बचाना है तो हम खुद अपने आप को लॉकडाउन से बचा सकते हैं। इसलिए हमने एहतियात बरतना है, खबरदारी लेना है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अभी ढिलाई नहीं कर सकते हम, कड़ाई भी होनी चाहिए और सख्ती से हमको, अपने आप को सख्ती से हमने जो है तो इस नियमों का पालन करना है। नियमों का क्या पालन करना है? घर से बाहर बेवजह ना निकलिए, भीड़ में मत जाइए, भीड़ होने मत दीजिए और मास्क जरूर पहनिए। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करेंगे तो ही कोरोना से या लॉकडाउन से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ शासन और प्रशासन, इनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शासन ने भी सियासी घमासान से बाहर निकलकर आवाम के बारे में सोचना जरूरी है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उनको कदम उठाने होंगे, कड़े कदम उठाने होंगे। और साथ ही साथ जो पिछले हफ्ता में, गत सप्ताह में मराठवाड़ा, विदर्भ को लेकर कुछ पश्चिम महाराष्ट्र या उत्तर महाराष्ट्र में जो ओले बरसे हैं, उससे किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है। इस विषय में भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और देना होगा। यदि सरकार इस विषय में गंभीर नहीं रहेगी तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। विपक्ष से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वे भी सियासत जरूर करें। सियासत करने से हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन सियासत करते समय अपनी विपक्ष की भूमिका सिर्फ हमें सत्ता में जाना है, यहां तक सीमित नहीं रहते हुए जनता के जो सवाल है, जनता भी जो महाराष्ट्र की जो हालात है, इन हालात पर भी उनको गौर करना पड़ेगा। अगर शासन प्रशासन कहीं ढिलाई बरतता है तो उनको इस पर कार्रवाई करने के लिए, अमल करने के लिए बाध्य करना, यह भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी से विपक्ष नहीं हट सकता, चाहे वे देवेंद्र जी फडणवीस हो या फिर उनके कार्यकर्ता हो। नियमों का भंग कर सिर्फ सियासी घमासान के लिए आप गृह मंत्री के मकान के सामने जाकर के लॉकडाउन के पीरियड में आप वहां पे अनशन करते हो या कोई धरना देते हो, ठीक है, धरना देना, अनशन करना, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ कोरोना के चलते नियमों का पालन करना, यह भी तो आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से सरकार को अपनी भूमिका सही निभानी होगी, उसी प्रकार से विपक्ष को भी अपनी भूमिका से वे हट नहीं सकते। सियासत करना है, आप जरूर कीजिए। सत्ताधारी को भी, सत्ताधारी पक्ष को भी उनकी छवि सुधारना है, सुधारिए। और जो कुछ अभी सियासी घमासान चल रहा है, इसका लेवल कहां तक गिर चुका है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ अनशन करने की बात करता है, लोगों से अपील करता है कि हम उप मुख्यमंत्री के विरोध में आंदोलन करना है, मैं आपके साथ में हूं, रास्ते पे आने उतरने की बात कर रहा है। साथ ही साथ पुलिस महकमे में भी वरिष्ठ अधिकारी से लेकर तो एक एपीआई, पीआई, ऐसे लोग भी हायर अथॉरिटीज के अगेंस्ट सियासी लोगों के उनके बहकावे में आकर ये सारी पोल करने का काम कर रहे हैं। इस विषय में तो हम, जैसा मैंने पहले बताया कि हम अलग संस्करण में बात करेंगे
उसके ऊपर एक अलग संस्करण हम करने वाले हैं। वो एपिसोड में ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये सब जानकारी आपको देने का कारण एक ही है कि कोरोना का फैलाव तो हो रहा है, साथ ही साथ कोरोना का व्यापार भी हो रहा है। और ऐसी सूरत में आपको हमें जिम्मेदारी से रहना है, और जिम्मेदारी से रहेंगे तो हम लॉकडाउन से बचेंगे। लॉकडाउन लगेगा, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका हमारा है, आपकी हमारी जिंदगी दुभर हो जाएगी। तो लॉकडाउन से बचना है तो हम पूरे एहतियात बरतेंगे, पूरे बंधन हम स्वीकारेंगे, और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन के साथ हम हाथ से हाथ मिलाकर उनका सहकार्य करेंगे। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। और जहाँ कहीं भी गलत काम होगा वहाँ हम जरूर उस पर हमला करेंगे और गलत काम होने नहीं देंगे। और अगर होता है तो उसको उजागर करने का काम जैसा दिव्य मराठी ने किया वैसा हम भी करते रहेंगे। धन्यवाद।